डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर, आपका स्वागत करता हूं। आज का लेक्चर प्लांक रेडिएशन लॉ, प्लांक का विकिरण नियम प्लांक रेडिएशन लॉ प्लांक के द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम, जिसे क्लासिकल फिजिक्स के नियम वीन व रेले-जीन समझाने में असफल रहे, प्लांक ने वीन व रेले-जीन के दोनों नियमों को गहनता से अध्ययन किया और ये जानने की कोशिश की कि क्या परिवर्तन उसमें किया जाए जिससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन कर्व को पूरे को समझाया जा सके। प्लांक ने एक नया कंसेप्ट काम में लिया। प्लांक ने ये समझाया कि जो आपके कृष्णिका होती है उसमें जो कृष्णिका एटम से बनी हुई होती है, एटम सब पार्टिकल से बने हुए होते हैं, तो प्रत्येक जो एटम है वो ऑसिलेटिंग एटम की तरह काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की तरह कार्य करता है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तौलित्र विकिरण का उत्सर्जन और अवशोषण सतत नहीं कर विविध रूप में किया जाता है। आपके जैसे कैविटी है, कोटर है, उसमें विकिरण का उत्सर्जन होता है। कैविटी में जो परमाणु है, एटम है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की तरह कार्य करते हैं और उनके द्वारा ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन विविध होता है, डिस्क्रीट होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है। और ये जो डिस्क्रीट होता है, इसमें जो प्रत्येक क्वांटम है उसकी जो मिनिमम ऊर्जा होती है वो hν के बराबर होती है। और जैसे जैसे कणों की संख्या बढ़ती है वो कणों की संख्या पे निर्भर करती है। n यहाँ पर जो कण है उनकी संख्या होती है। इसके पश्चात प्लांक ने इस नए कंसेप्ट के आधार पर, जिसमें फिर से मैं रिवाइज कर दूं, महत्वपूर्ण पार्ट है, एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऑसिलेटर की तरह कार्य करते हैं और जो ऊर्जा होती है, उत्सर्जित जो ऊर्जा है वो सतत नहीं होकर विविध होती है। जिस प्रकार से अपन ने रेले-जीन नियम में देखा था कि लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जो ऊर्जा घनत्व है का सूत्र अपन ने निकाला था, उसमें दो पार्ट थे। कंपन विधाओं की संख्या प्रति एकांक आयतन। प्लांक ने कंपन विधाओं की संख्या प्रति एकांक आयतन उसी को लेके चला, उसी को माना, अर्थात उसमें वहां कोई परिवर्तन नहीं किया। कंपन विधाओं की संख्या प्रति एकांक आयतन n लैम्डा d लैम्डा इक्वल टू 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 लैम्डा की टर्म्स। इसे हम फ्रीक्वेंसी के टर्म में भी लिख सकते हैं। 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन C2 d।
इसके पश्चात रेले जीन ने जो दोलक की औसत ऊर्जा मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स से निकाली थी वो केटी के बराबर आती थी। यहाँ प्लांक ने अपने नए नियम को इंट्रोड्यूस करते हुए इसे परिवर्तित किया। प्लांक की जो औसत ऊर्जा है दोलित्र की, उसे हम यहाँ डिराइव करते हैं। प्लांक्स एवरेज एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। प्लांक ने इसे निकालने के लिए एक पोस्टुलेट काम में लिया। मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स के अनुसार किसी नियत ताप पर NH ऊर्जा वाले दोलकों की जो ऊर्जा का मान हमें निकालना है, उसके लिए उनकी संख्या की आवश्यकता होती है। तो यहाँ NH ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या Nn इक्वल टू k e की पावर माइनस NH अपॉन KT। ये फॉर्मूला नियत ताप के लिए होता है फॉर कांस्टेंट T। इसे लेते हुए औसत ऊर्जा का मान निकाला। NH ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या यदि Nn इस सूत्र से दी जाती है, इस फॉर्मूले से दी जाती है, NH ऊर्जा वाले दोलकों की संख्या Nn है और एक दोलक की ऊर्जा NH है, अर्थात NH ऊर्जा वाले दोलकों की ऊर्जा En इक्वल टू NH इंटू NH ऊर्जा वाले दोलक की जो ऊर्जा होगी वो इसके बराबर है। NH ऊर्जा वालों दोलकों की कुल ऊर्जा, NH ऊर्जा वाले दोलकों की कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी जो कुल ऊर्जा है उसका मान NH ऊर्जा के साथ साथ सभी ऊर्जाओं के इसमें मान आ गए हैं। NH ऊर्जा व अन्य सभी ऊर्जा वाले दोलकों की जो कुल ऊर्जा है, NH ऊर्जा वालों की तो वहां पे आ गई थी ऊर्जा। अब 0 से लेके आगे तक जितने भी ऊर्जा वाले दोलक हैं उनकी ऊर्जा का मान, कुल ऊर्जा का मान E बराबर समेशन En इसके बराबर हो। इसी प्रकार से कुल दोलकों की संख्या, कुल दोलकों की संख्या n इक्वल टू समेशन n। इसके पश्चात औसत ऊर्जा का मान, एवरेज एनर्जी, औसत ऊर्जा बराबर कुल ऊर्जा अपॉन कुल दोलकों की संख्या, समेशन En अपॉन समेशन n।
समेशन NH न्यू NN अपॉन समेशन। अब यहाँ पर हम NN का जो फॉर्मूला है उसे काम लेकर इसे सॉल्व करें। एवरेज एनर्जी E इक्वल टू समेशन NH न्यू e की पावर माइनस NH न्यू अपॉन समेशन e की पावर माइनस NH न्यू। इसे सॉल्व करने के लिए हम x बराबर hν/kT मानते हैं। इसके अलावा यहाँ पर समेशन e⁻⁻ आता है, वो जो कि एक ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका मान ज्योमेट्रिक सीरीज के अकॉर्डिंग इसके बराबर। जब इसे सॉल्व किया जाता है, इसे मानते हुए, इसे लेते हुए और इसको लेते हुए जब इसे सॉल्व करते हैं तो जो ऊर्जा का मान आता है वन अपॉन एट पाई NH⁻⁷ इसका मान आएगा 1 अपॉन e की पावर h/kT माइनस 1। और यहाँ पर जो रिजल्ट आता है उसमें रिजल्ट को डायरेक्ट यहाँ पे ले रहा हूँ। ये जो रिजल्ट आएगा आपके, रिजल्ट यहाँ पर hν अपॉन, जो रिजल्ट आएगा यहाँ hν अपॉन e⁻⁻kT माइनस 1 आएगा, जिसे मैंने डायरेक्ट यहाँ जो सॉल्यूशन से डायरेक्ट लिया है। मैंने जस्ट स्टेप्स को आपको समझाया है, पूरा सॉल्व नहीं किया है। ये रिजल्ट आता है। इसे हम वेवलेंथ के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर इसे हम वेवलेंथ के टर्म्स में लिखें तो इस प्रकार से ये औसत ऊर्जा का मान हमने यहाँ पर निकाला। अब यदि हम ऊर्जा घनत्व का मान, एनर्जी डेंसिटी का मान यदि हम लिखें, जो हमें प्लैंक के फॉर्मूले के लिए निकालना है, एनर्जी डेंसिटी बिटवीन लैम्डा एंड लैम्डा प्लस डी लैम्डा, पी लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू
hc अपॉन लैम्डा e रेज टू hc अपॉन लैम्डा kT माइनस 1। एवरेज एनर्जी 8 पाई अपॉन लैम्डा 4 इंटू डी लैम्डा। नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स पर यूनिट वॉल्यूम, कंपन विधाओं की संख्या प्रति एकांक आयतन में जो होती है वो वाला पार्ट वो है। और जो यहाँ पर हमारे रेलेजिन्स में औसत ऊर्जा का मान आ रहा था kT के बराबर, उसके स्थान पर प्लांक ने इस फॉर्मूले को निकाला। इसी प्रकार से इसे अगर हम फ्रीक्वेंसी फॉर्म में लिखें तो ये आ जाएगा hν अपॉन kT, hν अपॉन e रेज टू hν अपॉन kT माइनस 1 8 पाई म्यू स्क्वायर अपॉन c क्यूब d। इस प्रकार प्लांक ने जो ये फॉर्मूला डिराइव किया और इससे जो स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी कर्व को ड्रॉ किया, तो यहाँ पर शॉर्टर वेवलेंथ और लॉन्गर वेवलेंथ, अल्ट्रावायलेट रीजन एंड इंफ्रारेड रीजन दोनों के लिए कर्व जो है वो सही आया। अर्थात दोनों वेवलेंथ में, अर्थात संपूर्ण जो वेवलेंथ रीजन है उसमें कर्व जो है वो ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से मैच कर रहा था। जो प्रॉब्लम वीन और रेलेजीन में आ रही थी वो इसमें नहीं आई। अर्थात मैक्स प्लैंक ने एक बहुत छोटे से कंसेप्ट को लेते हुए जिस तरह से क्वांटम मैकेनिक्स की नींव रखी और ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन किया संपूर्ण वेवलेंथ रीजन में, संपूर्ण फ्रीक्वेंसी रीजन में, वो एक परिवर्तन था जहां से क्वांटम मैकेनिक्स की शुरुआत हुई। धन्यवाद दोस्तों, अगले लेक्चर में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।